Hi student, welcome back. In the last lecture we discussed about the environment and population. Now today we are going to start very new chapter which is known as ecology. आज हम नया चैप्टर के स्टार्ट करने वाले हैं जिसको हम इकोलॉजी के नाम से जानते हैं. So in this chapter we are going to study about the environmental factors, abiotic factors, biotic factors and their relationship between the organisms. Now first of all heading डाल दीजिए इकोसिस्टम. सो इकोसिस्टम हेडिंग डाल दीजिए इंट्रोडक्शन. First of all, the term ecosystem was coined by the scientist A.G. Tansley, and according to the scientist Tansley, ecosystem is the symbol of structure and a function of nature. तो सबसे पहले जो टर्म इकोसिस्टम था वो कॉइन किया था किसने? A.G. Tansley. लिख लीजिए फर्स्ट पॉइंट. A.G. Tansley coined the term ecosystem. इन्होंने ही सबसे पहले इकोसिस्टम टर्म्स को क्वाइन किया था और बताया था ये एक सिंबल है, ये किसी भी नेचर में पाए जाने वाले फंक्शन का सिंबल है. नेक्स्ट दूसरे साइंटिस्ट आए, उनका नाम है E.P. ओडम, जिनको हम फादर ऑफ इकोसिस्टम या इकोलॉजी कहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, साइंटिस्ट का नाम है E.P. ओडम. is known as father of ecosystem. को फादर ऑफ इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं. एज पर द ओडम, द इकोसिस्टम इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर और एनवायरनमेंट. तो E.P. ओडम ने समझाया कि जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है नेचर का वो क्या है? इकोसिस्टम. इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट है कार्ल मोबियस. नेक्स्ट साइंटिस्ट थर्ड कार्ल मोबियस. E.P. ओडम को हम फादर ऑफ इकोसिस्टम कहते हैं. इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए कार्ल मोबियस और उन्होंने इकोसिस्टम की जगह न्यू टर्म यूज़ किया जिसे हम बायोकोइनेसिस कहते हैं. ओके. इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थिनमैन, जिन्होंने बायोसिस्टम यूज़ किया इंस्टेड ऑफ इकोसिस्टम. तो लिख लीजिए कार्ल मोबियस यूज्ड न्यू टर्म इंस्टेड ऑफ इकोसिस्टम इज बायोसिनोसिस. और थिनमैन ने इसकी जगह पर बायोसिस्टम लिया.
Okay, so these are certain historical point of view. Ecosystem, Tansley, father of ecosystem. कार्ल मोबियस ने बायोकोनियोसिस टर्म्स यूज़ किया और थिनमैन ने बायोसिस्टम. नाउ हेडिंग डाल दीजिए इकोसिस्टम. आखिर ये इकोसिस्टम क्या होता है? द इकोसिस्टम इज द टोटल लिविंग. लिविंग मीन्स यहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट कहा जाएगा एंड नॉन लिविंग जो कि अबायोटिक कंपोनेंट है इन्वायरमेंट का. सो द टोटल लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज इकोसिस्टम. किसी भी एरिया में पाए जाने वाले टोटल बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट को हम गेट टुगेदर इकोसिस्टम कहते हैं. हेडिंग डाल दीजिए इकोसिस्टम. सो हेडिंग डाल दीजिए नेक्स्ट इकोसिस्टम. What is an ecosystem? As I told you, it is a total combination of living and non-living components. Total of living plus non-living component. Total of living and non-living component of the environment is known as is called ecosystem. इसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं. नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोसिस्टम. तो हेडिंग में लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स किसी इकोसिस्टम के. तो फर्स्ट, इन एनी इकोसिस्टम द कम्युनिटीज और लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विथ देयर फिजिकल इन्वायरमेंट इन सच अ वे दैट देयर इज अ वेल डिफाइंड फ्लो ऑफ एनर्जी फॉर्मिंग क्लियर ट्रॉपिक लेवल एंड मटीरियल साइकिल्स विद इन दिस इकोसिस्टम. यानी पहली कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होनी चाहिए कि जो भी इकोसिस्टम है वहाँ पर जो भी कम्युनिटीज़ पाई जाती हैं जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ प्लस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए. ठीक है, फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ अटैचमेंट होना चाहिए जिसकी वजह से जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो ट्रॉपिकल लेवल वाइज आगे सर्कुलेट होनी चाहिए. तभी ये कैसी कहलाएगी? ये एक रियल या अलाइव इकोसिस्टम कहलाएगा. ठीक है, लिख लीजिए फर्स्ट पॉइंट. इन एनी इकोसिस्टम द लिविंग ऑर्गेनिज्म communicate or interact or interact. किस तरह से इंटरेक्शन होना चाहिए? फिजिकल इंटरेक्ट
with physical environment. Okay. In such a way, the flow of energy is maintained so that flow of एनर्जी, इसी को हम ट्रॉपिकल लेवल या फूड लेवल से भी डिफाइन करते हैं. फ्लो ऑफ एनर्जी well defined in different tropical level. एनर्जी का फ्लो होना नेसेसरी है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. इकोसिस्टम इज नॉर्मली एन ओपन टाइप ऑफ सिस्टम because there is a continuous and variable entry and loss of energy and material. इकोसिस्टम को एक ओपन सिस्टम माना जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एंट्री पॉइंट्स हैं और लॉस के भी पॉइंट्स हैं जिस पर एनर्जी और मटेरियल का आदान प्रदान चलता रहता है. तो लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट. इकोसिस्टम is an open type of system. ठीक है, ये एक ओपन टाइप ऑफ सिस्टम है. नेक्स्ट, एन इकोसिस्टम में बी स्मॉल लाइक अ ड्रॉप, जिसको हम माइक्रो सिस्टम कह सकते हैं, और water as a large like a sea or tract of forest. ये स्मॉल भी हो सकते हैं और बिग हो सकते हैं. तो नेक्स्ट पॉइंट, इकोसिस्टम may be micro और मेगा. ये छोटे भी हो सकते हैं, जैसे ड्रॉपलेट इकोसिस्टम जिसको माइक्रो सिस्टम कहते हैं, और मेगा जैसे कि सी, ओशन, फॉरेस्ट में पाया जाने वाला इकोसिस्टम. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. एन इकोसिस्टम में बी टेम्पररी एज अ फ्रेश वाटर पूल और फील्ड, और परमानेंट लाइक अ फॉरेस्ट और सी. इकोसिस्टम दो तरीके के हो सकते हैं, परमानेंट और टेम्पररी. इकोसिस्टम में भी परमानेंट और इट में भी फॉर द स्मॉल टाइम, जिसे हम टेम्पररी कहते हैं. टेम्पररी. परमानेंट का एग्जांपल लिख लीजिए, लाइक फॉरेस्ट, ओशन, टेम्परेरी में फ्रेश वाटर. ठीक है, तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम is a temporary type. Okay, next point. Does any area of nature that includes living organisms and non-living substances where they interact, ठीक है, so that a flow of energy leads to the characteristic tropic structure and cycling of materials make the ecosystem. तो कोई सा भी एरिया होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट कर सके किससे, नॉन लिविंग सब्सटेंसेस से, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ एनर्जी पाई जानी चाहिए, यानी इसका फ्लो होना चाहिए डिफरेंट करेक्टरिस्टिक या ट्रॉपिकल स्ट्रक्चर से होते हुए,
और यहाँ पर जो मटेरियल्स हैं उनकी भी साइक्लिक प्रोसेसेस होनी चाहिए, और इसको गेट टुगेदर हम कह सकते हैं इट्स अ लाइव इकोसिस्टम। सो फिफ्थ फीचर क्या है? इंटरेक्शन एंड cyclic processes of material। ठीक है, तो इकोसिस्टम में क्या होना चाहिए? एनर्जी का मूवमेंट तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ ये साइक्लिक प्रोसेस भी होना चाहिए। नेक्स्ट, देयर इज एन एनर्जी सोर्स ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। यहाँ पर हमारे इकोसिस्टम में एनर्जी का कोई डेफिनेट सोर्स होता है जिसके थ्रू एनर्जी डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल से होते हुए आगे बढ़ती है। अगर देखा जाए तो पृथ्वी पर जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सनलाइट है, और सनलाइट से ही एनर्जी को कंज्यूम करते हैं हमारे प्लांट्स, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू वो फूड का सिंथेसिस करते हैं, और इसी फूड से डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल पर एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो इन दिस वे द फ्लो ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस बिटवीन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए, फ्लो ऑफ एनर्जी takes place in different tropical levels। Okay, next point, the adequate amount of food and essential nutritional element should be present। किसी भी इकोसिस्टम में गुड अमाउंट में फूड और न्यूट्रिशनल एलिमेंट का पाया जाना ज़रूरी है, सो दैट इट शुड बी प्रेजेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम, अदरवाइज वो इकोसिस्टम सर्वाइव नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए, पॉइंट नंबर 7, adequate amount of food and mineral are required इन एनी इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम के लिए प्रॉपर फूड मटेरियल और क्या चाहिए, मिनरल्स, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके, क्योंकि प्लांट्स इज द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। प्लांट्स जितने भी फूड सिंथेसिस करने वाले ग्रीन प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूसर हैं, और इन्हीं के थ्रू पूरी की पूरी इकोसिस्टम सर्वाइव करती है और यही फूड का प्रोडक्शन भी करते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ वाई एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड एंड एसेंशियल न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर एन इकोसिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट, देयर शुड बी कंटिन्यूअस साइक्लिक फ्लो ऑफ एनर्जी एंड मटीरियल फ्रॉम ऑफ फूड चेन्स बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरमेंट इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, the continuous flow of energy is required in the form of
फूड चेन, ठीक है। फूड चेन का पाया जाना अनिवार्य है, इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से जो एनर्जी का फ्लो है वो भी कंटिन्यूअस बना रहता है, प्लस यहाँ साइक्लिक फ्लो चाहिए जिससे कि रिन्यू होता रहे और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलती रहे। नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर रेगुलर चेंज इन द क्लाइमेटिक कंडीशंस आल्सो रिक्वायर्ड, जैसे कि टेम्परेचर का आना, ह्यूमिडिटी का या फिर लाइट का, because these climatic conditions are important for the growth and development of an ecosystem, ठीक है। तो नेक्स्ट फैक्टर क्या है, क्लाइमेटिक चेंजेस, ऑलराइट। नेक्स्ट, द इकोसिस्टम इज आल्सो सेल्फ मेंटेनेंस लेवल, खुद का मेंटेनेंस कर सके ऐसा इकोसिस्टम होना चाहिए, एंड सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम होना चाहिए। दैट मीन्स एन इकोसिस्टम मेंटेन्स अ बैलेंस बिटवीन द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो इकोसिस्टम लॉन्ग टर्म के लिए कैपेबल नहीं है सर्वाइवल के लिए। दैट इज़ वाई इकोसिस्टम में क्या होना चाहिए, सेल्फ मेंटेनेंस और सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम। लिख लीजिए, the ecosystem should be self regulatory, okay। Next, each trophic level control the other trophic level, ठीक है। इकोसिस्टम में क्या होता है कि हर ट्रॉपिक लेवल दूसरे ट्रॉपिक लेवल को कंट्रोल करता है। इन दिस वे, इफ एनी चेंज अकर्स इन एनी ट्रॉपिक लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम, अदर ट्रॉपिक लेवल ऑफ द इकोसिस्टम मे बी और मे नॉट बी एज पर द अकॉर्डिंग द सिचुएशन, ठीक है। इसको रीसेट करना पड़ता है या रीसेट होना पड़ता है, so that the ecosystem always remain the equilibrium, यानी होम्योस्टैसिस का होना, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन का गेन करना किसी भी इकोसिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी भी रीजन से सपोज प्रोड्यूसर की क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है तो सक्सेसिवली जो इसके ऊपर पाए जाने वाले ट्रॉपिक लेवल्स हैं उनकी भी क्वांटिटी रिड्यूस होनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर प्रोडक्शन बराबर नहीं है तो उसका कंजप्शन भी बराबर नहीं हो पाएगा। अगर ज़्यादा एनिमल्स हैं और प्रोडक्शन कम है तो धीरे धीरे कंपटीशन इंक्रीज़ होगा और इनकी संख्या धीरे धीरे रिड्यूस होगी और इसी रेशियो में ऊपर जितने भी दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं उनकी भी क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो जो इकोसिस्टम है अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करता है और इसी को कहते हैं होम्योस्टैसिस कंडीशन, ठीक है। तो ये फीचर होना चाहिए। नेक्स्ट, द इकोसिस्टम must be in equilibrium. Next point, a science of self-control as a homeostasis in an ecosystem is known as cybernetics. सेल्फ कंट्रोलिंग प्रोसेस या होम्योस्टैसिस कंडीशन को मेंटेन रखने की जो क्षमता है इसी को हम साइबरनेटिक्स कहते हैं। लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, साइबरनेटिक्स। Cybernetics is the science of self-control. Is the science of self-control, जिसको हम होम्योस्टैसिस कहते हैं in an ecosystem. In an ecosystem,
ओके, नेक्स्ट आता है द बाउंड्रीज ऑफ इकोसिस्टम आर इंडिस्टिंक्ट एंड हैव एन ओवरलैपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जो बाउंड्रीज है इकोसिस्टम की वो डिसाइड नहीं होती है, इंडिस्टिंक्ट होती हैं और ये कभी कभी दूसरे इकोसिस्टम के साथ ओवरलैप भी करती हैं। नेक्स्ट, द इकोसिस्टम इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट of nature or environment, and it is self-regulatory and self-sustaining unit. That is very important point कि जो इकोसिस्टम है ये सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है और फंक्शनल यूनिट है और ये सेल्फ रेगुलेटरी है और सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट भी है। ओके